जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 36 के अपवर्तक। इसका मतलब ये हुआ कि उन संख्याओं को ज्ञात करना है जिन संख्याओं से 36 जो है विभाज्य है। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे कहा गया है 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए, तो हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है जिन संख्याओं से 36 जो है विभाज्य है। तो देखिए, जैसे पहली संख्या 1 हो जाएगी। 1 से सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। 1 से सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। तो पहले हम 1 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे। देखिए, 2 से 36 जो है 18 बार में विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 3 से 12 बार में विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 4 से 9 बार में 36 विभाज्य है। उसके बाद 6 से 6 बार में 36 विभाज्य है। उसके बाद 9 चौके 36। उसके बाद 9 के बाद 12 तिहाई 36। उसके बाद 18 दूना 36 और अंत में 36 से कम 36। तो 36 के जो अपवर्तक हैं वो क्या होंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो जब कभी अपवर्तक पूछा जाए तो तुरंत ही हमें उन संख्याओं को ज्ञात कर लेना है जिन संख्याओं से जो संख्या दी गई है वह पूर्णतः विभाज्य हो। उन्हीं संख्याओं को लिख देना है। जैसे यहाँ पे 36 के अपवर्तक को पूछा गया था कि 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए, तो इसमें उन्हीं संख्याओं को लिखा गया है जिन संख्याओं से 36 जो है विभाज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है संख्या 6, ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। तो जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे अपवर्तक ज्ञात करना था, मतलब उन संख्याओं को ज्ञात करना था जिन संख्याओं से वो संख्या जो दी गई थी उसमें 36 या कोई भी संख्या हो सकती है, 36 उसमें दी गई थी। तो 36 हमें ये देखना था अपवर्तक में कि जिन संख्याओं से 36 जो है पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वही 36 का क्या होगा? अपवर्तक होगा। तो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन में लिया गया था 36, तो 36 के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकती है। तो जैसे यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अपवर्तक नहीं कहा गया है, इसमें अपवर्त्य कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? अपवर्त्य। 6 के सभी अपवर्त्य ज्ञात करना है जो 50 से कम हो, मतलब 50 के अंदर ही ज्ञात करना है। 50 के अंदर, 50 से ज़्यादा नहीं ज्ञात करना, 50 से अंदर रहे, मतलब वो 50 से कम रहे, उससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए, अपवर्त्य का मतलब ये हुआ कि 6, जैसे यहाँ पे कहा गया है 6 के सभी अपवर्त्य। तो देखिए, मतलब यहाँ पे 6 से जितनी संख्याएं विभाज्य हो रही हैं, या हम कह सकते हैं कि 6 का गुणज लिखना है, या तो इसमें क्या कह सकते हैं? 6 के गुणज। तो अपवर्त का मतलब ये हुआ कि 6 से जो जो संख्याएं विभाज्य हो रही हैं और वो संख्याएं 50 से कम हो, उन्हीं को लिखना है। तो पहली संख्या 6 कम 6 विभाज्य है। उसके बाद दूसरी संख्या 12, फिर 18 हो जाएगा। उसके बाद 24 और उसके बाद 30 और उसके बाद 36 और 42 और 48, इतना ही लिखना है।
क्योंकि अगर हम अगली संख्या लिखते हैं 54, तो 54 लिखेंगे तो ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 50 से कम हो। तो हमें कहाँ तक लिखना है, हमें 48 तक ही लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना है। तो अपवर्थ का मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या का अपवर्थ हमें ज्ञात करना है, जिस संख्या का अपवर्थ हमें ज्ञात करना है, उस संख्या से जितनी संख्याएं विभाजित हैं, मतलब विभाज्य हो रही हैं, उन्हीं को लिखना है। तो उन्हीं को लिखा गया है 6 से। देखिए सभी संख्याएं 6 से क्या हैं, विभाज्य हैं। 6 से क्या हैं, विभाज्य हैं। लेकिन इसमें यह भी तो कहा गया था कि 50 से कम हो, 50 से कम हो। तो 50 से कम मतलब 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 48 तक ही लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 2/3, 4/5 तथा 3/4 का मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ये भिन्न है, 2/3, 4/5, 3/4। इसका मतलब ये जो भिन्न है, भिन्नों का मासा हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए भिन्न का मासा, इसको देखिए यहाँ पे, भिन्न का मासा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अंश का मासा निकालते हैं। क्या, अंश का मासा और हर का लासा निकालते हैं। इसको याद रखना है। अगर हमें किसी भी भिन्न का मासा निकालना है, तो हमें क्या करना है, उनके अंशों का मासा, मतलब अंशों का क्या करेंगे, मासा, और हरों का क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे इस तरीके से। तो देखिए पहले हम मासा निकालते हैं। इनके जो अंश हैं 2, 4, 3, तो इनका हमें मासा निकालना है। तो हम सबसे पहले किसका मासा निकालेंगे, 2, 4, 3, क्योंकि पहले हम अंश का मासा निकालेंगे। तो इसको ध्यान रखना, अगर हमें मासा निकालना है तो उन भिन्नों के अंशों का मासा और हरों का लासा निकाल लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये जो अंश हैं 2, 4 और 3 का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मासा जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 ही तो आएगा। और 4 का जब करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 3 का भी 3 आएगा, 3 का भी 3 आएगा। तो देखिए मासा में क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड में, जैसे यहाँ पे 2, 4, 3 सभी का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो ऐसे आया। तो इन गुणनखंडों में जो कॉमन होगा, मतलब उभयनिष्ठ होगा, तीनों में जो होगा उन्हीं को तो लेना है। तो यहाँ पे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इन दोनों में 2 मिल रहा है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है। तो देखिए जहाँ पे कोई भी संख्या, मतलब कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, तो वहाँ पे समझो कि वहाँ पे कॉमन, मतलब उसका जो मासा आएगा 1 आएगा। कैसे, उसका जो मासा आएगा कितना आएगा, मासा 1, क्योंकि 1 जो है 1 सभी में तो आएगा। इसका एक गुणनखंड ये भी होगा, हम इसको आगे लिख सकते थे 1, और 1 यहाँ भी 1 लिख सकते थे। तो इसका मतलब 1 लिखा नहीं गया है, तो इसका जो इसमें जो कॉमन होगा 1, जहाँ पे कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ यानी कॉमन ना हो, तो उसका मासा कितना होगा, 1। अब हम क्या करेंगे, इनके हरों का, मतलब ये तो हो गया अंश का। अब हम क्या करेंगे, इनके हरों का। हर कौन कौन है, 3, 5 और 4। 3 का गुणनखंड 3 ही आएगा, 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा, और 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो देखिए इसको ले लेना है। लासा कैसे निकालते हैं, लासा निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 की पावर 2, मतलब इसी को ले लेते हैं 2 गुणे 2, और इसमें 5 बचा हुआ और 3, मतलब 3 गुणे 5 कर लेते हैं।
तब इसका जो मासा आएगा, मासा इसका कितना, लासा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 25 60। ये हमारा लासा हो गया। लासा कैसे निकालते हैं, अधिकतम घात वाले को लेते हैं, तो इसमें अधिकतम घात 2 की पावर 2, तो इसको ले लिया गया। लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात देखा जाए तो ये 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 इसमें नहीं है, तब भी इसको लेना है 3 और 5 को। तो यहाँ पे क्या निकालना था हमें, 2/3, 4/5 तथा 3/4 का मासा। मासा ही तो निकालना था। तो मासा निकालने के लिए क्या बताया गया, अंशों का मासा कितना आया है 1, हमें लिखना है 1, और हरों का लासा, तो लासा कितना आया है 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें लासा निकालना है। क्या निकालना है इसमें, लासा। जैसे यहाँ पे 2/9, 5/18 तथा 4/27 का क्या निकालना है, लासा। तो सेम उसी तरह होता है जैसे मासा अभी निकाला गया है पिछले क्वेश्चन में मासा, तो यहाँ भी वैसे ही करते हैं। बस अंतर क्या है, अगर मासा पूछा जाएगा तो अंशों का मासा और हरों का लासा निकालेंगे। अगर लासा पूछा गया है, लासा, अगर लासा यानी एलसीएम पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अंशों का लासा और हरों का मासा। अगर भिन्नों का हमें लासा निकालना है तो क्या करेंगे, उनके अंशों का लासा यानी एलसीएम और हरों का मासा यानी एचसीएम निकालेंगे। तो अंशों का हम लासा निकालेंगे 2, 5 और 4 का। 2 का 2 ही आएगा, 5 का 5 ही आ जाएगा और 4 का 2 गुणे 2, यानी इसका जो लासा आएगा, पहले हम लासा निकाल लेंगे। लासा 2 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा 5, इसका लासा 20 आ जाएगा। अधिकतम घात को लेना है, 2 की पावर 2 यहाँ पे आएगा, इसको नहीं लिखना है, नहीं तो यहाँ पे 2 गुणे 2 और एक इसको भी ले लिया जाए, इसको नहीं लिखना है। और अंत में बचेगा 5, इसको भी ले लेना है, तो हमारा 20 आ जाएगा। अब देखिए उनके हरों का क्या निकालना है, मतलब 9, 18 और 27 का मासा यानी एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 9 का जब गुणनखंड किया गया तो 3 गुणे में 3 आएगा। 18 का जब करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 और गुणे में 3। और 27 का जब करेंगे तो 3 गुणे 3 और गुणे में 3। तो मासा तो निकालना था हमें, तो मासा में देखिए क्या होता है, जो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन होगा, उसी को तो लेना है। देखिए इसमें ये 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 यही है, इसी को ले लेना है। 3 गुणे 3 यानी आ जाएगा 9। ये क्या है, मासा। तो हमें क्या लिख देना है, 2/9, 5/18 तथा 4/27 का लासा निकालना था। इसी का तो लासा निकालना था। तो इसका लासा कैसे निकाला गया है, उनके अंशों का लासा निकाला गया है, 20 आया है, और उनके हरों का मासा निकाला गया है, 9 आया है। कितना आया, 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर तो हो जाएगा ये, लेकिन एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कोई भी भिन्न है, उसका अंश जो है हर से अधिक है, तो उसको हम इस तरह लिख देंगे, 2 मिश्र भिन्न में लिख देंगे इस तरीके से। 2 से ही 9 दूनी 8, 2 से ही 2/9। अब ये आया कैसे, इसको भी देख लीजिए। जब अंश हर से ज़्यादा होता है तो हम ऐसे करते हैं, हर से भाग करा देते हैं, 9 से 20 में भाग करा देंगे, तो 9 दूनी 18 और यहाँ पे आएगा ये। तो जो हर है ये नहीं चेंज होगा, इसको ध्यान रखना है, ये नहीं चेंज होता है, ये वही रहता है। केवल क्या चेंज होता है, ये जो सही में लिखा गया है 2 सही, ये हो जाएगा हमारे जो सही में पढ़ते हैं 2 सही, और ये जो है, ये जो शेषफल आता है, इसे हम अंश के रूप में लिखते हैं, ये इसको अंश के रूप में लिखते हैं। इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। कब चेंज करेंगे,
जब अंश जो है हर से अधिक होगा तब चेंज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में कुछ भिन्न दी गई हैं यहाँ पे 2/3, 5/6, 7/9 तथा 11/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसको हम दशमलव में चेंज कर लें, या तो हम इसे दशमलव में चेंज कर लें, और या तो इसे हम बराबर इसके हरों को बराबर कर लें, या तो इसके हरों को बराबर कर लें। तो देखिए, इसके हरों को बराबर करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कौन सी पहचानना सीखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है। दशमलव में चेंज करके भी हम इसमें पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है। अगर इनके हरों को अगर बराबर कर लें तो कैसे करेंगे, इसी विधि से इसको हल करेंगे, हरों को बराबर करेंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहला काम, जो इनके हर हैं 3, 6, 9 और 12, इनका हम निकाल लेंगे क्या, लासा। किसका, 3, 6, 9 और 12 लासा निकाल, पहला काम यही होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। पहले हमें 2 से कैंसिल करना था, चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे। और 3 चौके 12, 3 ये 2 उतार लो, और 3 एकम 3, 4 को भी लिख लो। अब 2 से कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हम 2 से ही कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे 3 से कर दिया गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर वही आएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, उसके बाद ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए, 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18, दूना 36, यानी जो लासा आया है कितना आया है, लासा इसका 36 आ गया है। कितना, 36। अब देखिए करना क्या है, जो यहाँ पे लासा आया है इसका 36, कैसे हम बराबर करेंगे इनके हरों को। सबसे पहले यहीं पे इसको हल करते हैं। 2/3 है पहला भिन्न, तो हमें ये देखना है कि 36 जो है कितनी बार में आएगा। इसका जो हर चेंज कर देते हैं। चलिए, 3 को हम क्या लिख देते हैं, 36, और ये 36 होगा कब, ये 36 कब होगा, ये 36 जो है जब इसमें हम 12 से गुणा कराएंगे, 12 से, तो इसके अंश में भी 12 से गुणा करा दो, ये हो गया 24/36, 24/36 हो जाएगा। कितना, 24/36 हो जाएगा। अब देखिए, उसके बाद लासा निकाल लेना है, उसी के बराबर में सबको करना है। यहाँ 6 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 36 जो लासा निकाला गया है। और 36 कब आएगा, जब 6 में 6 से गुणा करेंगे तब तो आएगा। तो 6 से ही 5 में गुणा करा दो इसके अंश में, 6 पंचे 30। अब देखिए 9 है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 36। तो 36 कब आएगा, जब 9 में 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 से 7 में करा दो, 28 आ गया। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन इस तरीके से अगर एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं। केवल हमें लासा मतलब एलसीएम निकालने में समय लगेगा थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ 12 है, लेकिन हमें लिखना क्या है, 36। तो 12, यहाँ 12 है तो 36 से कैसे आएगा, जब इसमें हम 3 से गुणा कराएंगे, तो 3 से 11 में करा दो, 33/36 हो जाएगा। तो ये वाली भिन्न हमारी इसमें बदल गई, इस रूप में हो गई। वही है, सेम मतलब मान वही आएगा सभी का, लेकिन किया क्या गया है, इनके हरों को बराबर कर दिया गया है। अब देखिए, अब हरों को हमें देखना ही नहीं है, हरों को हमें देखना ही नहीं है, केवल अंशों को देखो। यहाँ 24 है, यहाँ 30 है, यहाँ 28 है, यहाँ 33, कौन सी संख्या बड़ी है। हर तो सभी के सेम हैं, तो हर से कोई मतलब अब नहीं रहेगा। यहाँ पे केवल अंशों को देख लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या 33 ही है। इसका मतलब 11/12 ये बड़ी भिन्न है। तो बड़ी जो भिन्न है, बड़ी भिन्न कौन होगी, हमें ये 33/36 नहीं लिखना है, 11/12, क्योंकि इसी का मान तो ये आया था 11/12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगर इसमें छोटी भिन्न पूछी जाती तो छोटी भिन्न हमारी 2/, कौन सा होता है 2/3, मतलब यही तो, ये 24 ही तो सबसे कम है। तो इस तरीके से भी हम भिन्नों में छोटी संख्या, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं, और दशमलव में बदल के भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल करते हैं। छठे क्वेश्चन में कहा गया है गुणा करना है, इसमें इन दोनों का गुणा कराना है, मतलब 2x प्लस वाई, और किसका गुणा कराना है x प्लस वाई। तो गुणा कैसे कराएंगे, एक बार 2x का गुणा x में कराएंगे तो 2x की पावर हो जाएगा 2। जैसा कि बीजीय व्यंजकों का गुणा जो है कैसे किया जाता है, इसका भी वीडियो बना चुके हैं, तो जाके वहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ घात 1 है और यहाँ 1, मतलब 2 हो जाएगा घात। y में जब कराया गया इसी का 2x का ही y में कराएंगे तो 2xy हो जाएगा। अब इसका गुणा हो गया, अब y और x का कराएंगे तो ये हो जाएगा xy, और y का कराएंगे तो हो जाएगा y की पावर 2। अब इतना करने के बाद अगर कोई भी सजातीय पद है इसमें तो उसको हम जोड़ लेंगे, जुड़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे। तो देखिए x² तो और कहीं है नहीं, इसको लिख लो। देखिए xy यहाँ भी है और xy यहाँ भी है, इसका मतलब ये 2xy है और ये 1xy है, तो ये हो गया 3xy, और अंत में बचा y²। तो इसको हम, आंसर तो हमारा आ गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस y² और प्लस 3xy, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए एक गुणा और करते हैं बीजीय व्यंजकों का। तो यहाँ पे दिया गया है 2x² माइनस वाई, और गुणा कराना है x प्लस 3y। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इस वाले पद का इस वाले में कराते हैं और फिर इस वाले में कराते हैं। तो यहाँ पे 2x² है, मतलब 2x की घात 2 है, और यहाँ पे 2x की घात 1 है, तो कितना आएगा x की पावर 3, यानी 2x³ आ जाएगा। अब 2x² का गुणा 3y में कराएंगे तो 2×3 6 आ जाएगा। x² है लेकिन यहाँ y है, तो y को इस तरह लिख लो। अब देखिए -y है, ध्यान दीजिए यहाँ -y और x का। तो बीजीय व्यंजक के गुणा में बताया गया था, पहले हम चिन्हों का गुणा कराते हैं, फिर अंकों का कराते हैं, फिर अक्षरों का कराते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस और प्लस का माइनस ही आएगा। x और y का गुणा xy आएगा। अब देखिए, अब गुणा हमें 3y में कराना है। 3y में कराएंगे तो -y है और गुणा कराना है 3y में, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस ही आएगा। अब ये देखिए y यहाँ दोनों में y है, तो पावर 1 यहाँ और पावर 1 यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3y की पावर 2, मतलब 3y² माइनस 3y। अब देखिए इसमें कोई सजातीय पद है तो उसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। अगर सजातीय पद नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सजातीय पद नहीं है, x की पावर 3 यहाँ है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। यहाँ x² y आया है, इसमें xy है, मतलब ये भी सजातीय पद नहीं है। और यहाँ पे 3y² है, इसका भी कोई सजातीय पद नहीं है, तो बस यहीं पे छोड़ देना है। अगर सजातीय पद होता तो हम इसको जोड़ते या घटाते, जो भी करना होता, अगर जुड़ता तो जोड़ते, घटता तो घटाते। तो सजातीय पद नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। इसको हम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, पहले बड़ी घात वाले को लिखेंगे, फिर छोटी घात वाले को, अंत में इसको हम जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था उस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2x³, उसके बाद हम -3y² लिख लेंगे, उसके बाद हम प्लस 6x² लिख लेंगे, उसके बाद अंत में इसको लिख देंगे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।